अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR 31 मई को ब्राह्मण सदन का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वज़ीर आला ने सदन की तैयारियों का लिया जायजा। तश्कील तेलंगाना के बाद 350 से ज़ायद बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया। सरकारी दवाखानों को खानगी दवाखानों की तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। वज़ीर प्रशांत रेड्डी का बयान। रियासत के मुख्तलिफ अजला में अगले 3 दिनों तक हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 31 मई को ब्राह्मण सदन का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि अगले 3 दिनों तक रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर सियासी, समाजी और जराइम की खबरों पर भी हम तफसीली नज़र डालेंगे। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 31 मई को ब्राह्मण सदन का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने कहा कि मज़कूरा सेंटर के क़याम से रियासत तेलंगाना रूहानियत का मरकज़ बनकर उभरेगा। वाज़ेह है कि मज़कूरा सदन गोपनपल्ली में 9 एकड़ पर मुहित है, जबकि इफ्तिताह के मौके पर मुख्तलिफ यज्ञम का भी इनेकाद अमल में आएगा। ब्राह्मण वेलफेयर परिषद के ज़िम्मेदारों के हमरा वज़ीर आला KCR ने सदन की तैयारियों का जायज़ा लिया। रियासत तेलंगाना के कई अजला में अगले 3 दिनों के दौरान हल्की और तेज़ बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिलियाल, जगतियाल, रंगारेड्डी और दीगर अजला में बारिश की पेश क़यासी की गई है। बारिश की पेश क़यासी के बावजूद कई अजला में दर्जे हरारत 39 ता 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शोबे सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि रियासत में पहले से क़ायम उस्मानिया हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, कोरेंटी और दीगर सरकारी दवाखानों को खानगी दवाखानों की तर्ज पर असरी सहूलतें फ़राहम की गई हैं। इसके अलावा शहर में मज़ीद 4 सुपर स्पेशलिटी दवाखाने भी क़ायम किए गए, जबकि 350 से ज़ायद बस्ती दवाखानों का भी क़याम अमल में लाया गया। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि इसके अलावा हर ज़िले में एक दवाखाना कायम करते हुए मरीज़ों को हैदराबाद आने की बजाय अपने ही ज़िले में इलाज करवाने की सहूलत फराहम की जा रही है। సిటీ స్కాన్ ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్ళి సిటీ స్కాన్ చేయించుకుంటే 3,000 నుంచి 8,000 రూపాయల మటుకు పేద ప్రజలకు ఖర్చు అవుతా ఉన్నది. దాన్ని ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో మరి కొత్త సిటీ స్కాన్ మిషన్ ని ఇవాళ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి పేద ప్రజలకు ఉచితంగా ఇక్కడ నిజామాబాద్ జనరల్ ఆసుపత్రిలో సిటీ స్కాన్ చేయబడుతుంది. డాక్టర్స్ రెఫరెన్స్ ప్రకారం అంటే ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న పేషెంట్ కూడా సిటీ స్కాన్ కావాలంటే బయటకు వెళ్ళి చేయించే పరిస్థితి ఉండే. దానివల్ల వాళ్ళకి 3 నుంచి 8,000 రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేది ఒక స్కాన్ చేపిస్తే. ఇవాళ అది ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలోనే నిజామాబాద్లో ఇవాళ ఫ్రీగా చేపించే ఏర్పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు చేసినారు. ఇవాళ దాదాపు 2,14,00,000 రూపాయలతో సిటీ స్కాన్ను ఇక్కడ జిల్లా ఆసుపత్రిలో మిషన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. పేద ప్రజలకు భారంగా మారి
बीआरएस रुकन असम्बली सुनीता ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर नीति आयोग के इजलास में शिरकत न करने पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के इजलास में मुल्क के 10 वज़राए आला ने महज इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि नीति आयोग के इजलास में सिर्फ बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों की तरक्की की बात होने वाली थी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी के 9 साला दौर इख्तिदार में सबका विकास तो नहीं हुआ लेकिन सबका सत्यानाश ज़रूर हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस को डबल हिस्से भी हासिल नहीं होंगे। అసలు అది ముఖ్యమైన పని. ఆ నీతి ఆయోగ్ కార్యక్రమానికి ఒక కేసీఆర్ గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు 10 మంది ముఖ్యమంత్రులు హాజరు కాలేదంటే మీ నీతి ఆయోగ్ సమావేశం ఏ విధంగా ఉంటుందో అర్థం పడతా ఉంది. అక్కడ చర్చలేవి ఉండవు. మీదంతా కూడా ఒక మోనార్క్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ప్రధానమంత్రి ఏం చెప్తే అది సపోర్ట్లు కొట్టి రావాలి. ఆ మాత్రం మీటింగ్కి కేసీఆర్ గారు పోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఈరోజు మేము చెప్తా ఉన్నాం, కేసీఆర్ గారి పాలన మెచ్చి దేశంలో ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు కేసీఆర్ గారి పాలసీలను అవలంబిస్తూ ఉన్నారు. మేము నీతి ఆయోగ్కి వచ్చి నేర్చుకోవాల్సిందేం లేదు. మేము నీతి ఆయోగ్కి వచ్చి మీకు సలహాలు ఇచ్చినా మీరు తీసుకోరు, మాకు మాట్లాడే అవకాశాలు కూడా ఇవ్వరు, మాకు టైం వేస్ట్. అదే టైం కనుక మేము ప్రజల్లో కనుక స్పెండ్ చేస్తే ప్రజల నుంచి వచ్చే అభిప్రాయాలు తీసుకొని ప్రజలకున్న సమస్యల్ని బట్టి వాటి పరిష్కార దిశగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. అనేక మార్లు కేసీఆర్ గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు, ప్రజలే మా బాసులు, ప్రజలే మా బాసులు, వాళ్ళ అవసరాలే మా బాధ్యత అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో నీతి ఆయోగ్కి వస్తే ఎవ్వరికి ఒరిగేదేం లేదు. అందుకే 10 మంది मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकार व साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहदा आंध्र प्रदेश एन.टी. रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों में जोश व खरोश के साथ यौम पैदाइश तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने NTR घाट पहुँच कर उनकी खिदमात को खराज पेश करते हुए बताया कि एन.टी. रामाराव ने न सिर्फ बेहतर फिल्म अदाकारी की बल्कि वो सियासत में कदम रखते हुए बेहतर सियासतदान होने का भी उन्होंने सबूत पेश किया था और वो तेलुगु आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने जो जिद्दोजहद की वो नाकाबिले फरामोश है। इसके अलावा फिल्म अदाकार बाला कृष्णा, लक्ष्मी पार्वती और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने एन.टी. रामाराव को खराज पेश किया। पासपोर्ट्स की दरख्वास्तों में इजाफे के पेश नज़र पासपोर्ट सेवा केंद्र की जानिब से हफ्ते को इजाफी खिदमात अंजाम देते हुए पासपोर्ट्स जारी किए गए। ज़राए के मुताबिक हफ्ते को काम करते हुए 14 पासपोर्ट केंद्र ने जुमला 682 पासपोर्ट्स जारी किए। मरकज़ी वजारत की जानिब से पासपोर्ट्स की इजराई को जल्द अज जल्द जारी करने के अहकामात के पेश नज़र मज़कूरा इक़दामात किए गए। हल्क़े असम्बली मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और मुतल्लिक़ा मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी मसाइल की यकसोई का सिलसिला जारी है। चुनांचे इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने GHMC और महकमे बरक़ी के अहदेदारों के हमरा ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और नाकारा स्ट्रीट लाइट्स की
तब्दीली करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इसके अलावा जीएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा उन्होंने बल्दी मसाइल का भी जायज़ा लिया, जबकि नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने ओहदेदारों को कामों की तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी सदूर इब्तिदाई और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मिलकर पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया और पार्लियामेंट हाउस को आज यहां कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने लोकसभा हाउस में अक़ीदत के साथ सेंगोल नस्ब किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत विश्व की जिंदा अलामत बन गई है। आज नए पार्लियामेंट हाउस को देखकर हर हिंदुस्तानी फ़ख्र से लबरेज़ है। इस इमारत में विरसा, फ़न तामीर, फ़न और महारत है। इसमें सखाफ़त भी और आइन की आवाज़ भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सुबह तकरीबन 7:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के अहाते में पहुँचे और स्पीकर ओम बिरला ने उनका इस्तकबाल किया। रेशम की धोती, कुर्ता और गुलाबी जैकेट पहने वो मसरूर नजर आने वाले मोदी ने सबसे पहले बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश की। उसके बाद उन्होंने मिस्टर बिरला के साथ वहां हवन और मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने उसके बाद तमिलना बिरला और अवीनम सन्नतों के साथ वो नई लोकसभा के अंदर गए और स्पीकर की नशिस्त के पीछे दाएं जानिब शीशे के केस में सेंगुल नस्ब किया, जो खुद मुख्तारी, इंसाफ, हुक्मरानी और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। उसके बाद उन्होंने चिराग जला और सेंगुल पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर अदीनम सनत भी ऐवान में मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस के समेत 21 अपोजिशन पार्टियों ने इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट किया। एक हफ्ते कबल ही कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन पार्टियों ने इज्तिमाई तौर पर इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट करने का ऐलान किया था, जबकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा BRS पार्टी ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों पार्लियामेंट की इमारत के इफ्तिताह की मुखालिफत करते हुए तकरीब का बायकॉट किया है। वंदन, वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि वे अपने शुभ कर कमलों द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर देश को समर्पित करें। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जहां हस्ब इख्तिलाफ के बायकॉट सदर जमहूरिया से इस नई इमारत का इफ्तिताह ना करवाना और सावरकर का जिक्र नहीं किया, वहीं उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में कुछ लम्हात अमर हो जाते हैं और ना मिटने वाले दस्तखत हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख़ में 28 मई ऐसा ही एक दिन है। उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन मुल्क के लिए एक मुबारक दिन है। मुल्क आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में हिंदुस्तान की आवाम ने पार्लियामेंट की नई इमारत अपनी जमहूरियत को तोहफे में दी है। आज सुबह पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कुल मजहबी दुआ का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तानी जमहूरियत के सुनहरे लम्हे के लिए तमाम हमवतनों को मुबारकबाद पेश की गई। लोकसभा के स्पीकर
आदरणीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय सांसदगण, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत दीगर ने आज सावरकर की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज पेश किया। नए पार्लियामेंट हाउस में कायम सावरकर की तस्वीर को उन्होंने फूल पेश किए। तो सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उसूलन तो नए पार्लियामेंट हाउस की इमारत का इफ्तिताह लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी लोगों को हर मौके पर बस यही बावर करवाना चाहते हैं कि मुल्क में सिर्फ वही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब तक किसी ने कोई तरक्याती काम नहीं किया है। उन्होंने आरजेडी की जानिब से पार्लियामेंट की इमारत को ताबूत से ताबुर करने पर इसे गैर ज़रूरी रिमार्क करार दिया। उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को ही मुल्क का अजीम लीडर मानते हैं और गॉडसे को मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द समझते हैं। स्पीकर लोकसभा के कस्टोडियन होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होता है। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का एक तरीक़ा है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा, तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था, मगर इसका हर चीज़ में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी खिलाफ है। आरजेडी ने वो बिल्डिंग है उसकी तुलना ताबूत से की है, हाँ, कफिन से तुलना की आरजेडी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की। अब उनका क्या, उनके बारे में क्या बोले, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है। आज वीर सावरकर जी की जयंती भी है, प्रधानमंत्री ने संसद भवन में उनकी तस्वीर को ये भी किया, तो उसको जोड़कर इससे देखा जा रहा है। वो करेंगे ना। जहाँ तक हमारा मामला है, हम भारत में सबसे बड़ा अगर कोई नेता था और रहेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर, और इस देश में सबसे पहला आतंकवादी कोई है तो नाथूराम गोडसे। इस देश में सबसे पहला टेररिस्ट ऑफेंस हुआ आज़ादी के बाद तो गांधी की हत्या हुई है, और गांधी की हत्या में किन किन लोगों का नाम आया था, उनको सज़ा भी हुई, और उसके बाद जो जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में जो कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम भी आया है। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको देश को पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए।
दारुल हुकूमत दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क के नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। कांग्रेस समेत मुतादिद अपोजिशन जमातों ने इफ्तिताही तकरीब का ये कहकर बायकॉट किया कि इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि सदर जमहूरिया के हाथों किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह आज के दिन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सावरकर का यौम पैदाइश है, जिनके नज़रिए की वजह से गोडसे ने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों नौ तामीरशुदा पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों के हिस्सों और मंत्रों को भी पढ़ा गया था। इस तकरीब में कुरान पाक की तिलावत भी की गई। क़ारी ने सूरह रहमान की क़िराअत की। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही खातून पहलवानों ने भी मीडिया से बात की। उनकी शिकायत है कि उनकी हामी अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महिला संगठन जो हमारे सम्मान में यहाँ आ रहे थे सबको डिटेन कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। तो एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो ये बिल्कुल ही असहनीय है। तो बस बार बार हम यही अपील करते हैं कि हमारे लोगों को गिरफ्तार ना करो, छोड़ दिया जाए उन्हें। वो हमारे सम्मान की लड़ाई के लिए आ रहे हैं, बेटियों की सम्मान की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। हाँ, और दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगी जो बजरंग ने बोला है, जो भी हमारे किसान संगठन है, खाप पंचायत है, उनसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आज जो है सारे टोल फ्री कर दिए जाए। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक ब्रजभूषण अरेस्ट नहीं हो जाता है, तब तक टोल टैक्स फ्री की जाए। अगर आप देश की बेटियों को न्याय दिलवाना चाहते हैं तो हमारी आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आपकी बेटियां यहाँ मुसीबत में बैठी हैं, हम बैठेंगे, हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा बैठेंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी टोल टैक्स हैं, यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, जितने भी लोग यहाँ से सुन पा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोग सुन पा रहे हैं। केरला तक लोग आए थे, कर्नाटका से लोग आए थे, गुजरात से भी लोग आए थे, मुंबई से लोग आए थे। तो जहां पे भी अगर पॉसिबल है तो प्लीज आप टोल टैक्स को फ्री कीजिए। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से एहतजाज करने वाले पहलवानों को हिरासत में ले लिया। पहलवान पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पहलवानों ने पुलिस के साथ धक्कम पेल भी की और बहस व तकरार भी देखी गई। हमारे पास चिट्ठी है, तो पुलिस ने इजाजत दी है, हमारे उस धरने पे बैठने की भी नहीं दे रखी है, उसकी भी हमने परमिशन दी है। अब आगे क्या रहेगा आपका? आप आगे बढ़ेंगे? शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें पुलिस लेकिन रोक रही है, हम आगे साक्षी नहीं है। एक मिनट रुकोगे मैडम, साक्षी को उठा भी लिया है। वैसे तो बोल रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। एक पद्मश्री ओलंपिक मैच महिला हमारे देश में, सांसद हमारे देश में बहुत है, हमारे देश में सांसद बहुत है। ओलंपिक मेडलिस्ट मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कितने लोग हैं? क्या पुलिस को साक्षी ने उठा लिया है? साक्षी को उठा लिया है, पुलिस प्रशासन ने डिटेन कर लिया साक्षी को। दिनेश आप बोलिए, ऊपर से उसको पद्मश्री भी दे रखा है, पद्मश्री की गरिमा नहीं रखी लोगों ने, गरिमा नहीं रखी। जो दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से एहतजाज करने वाले पहलवानों को हिरासत में ले लिया। पहलवान पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पहलवानों ने पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। पहलवानों ने कहा कि वो पुरअमन मार्च निकालेंगे और ये उनका हक है। इस बीच बजरंग पुनिया ने कहा कि हमें गोली मार दो, जबकि खबर है कि जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू तक हटा दिए गए, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनको वापस मुजाहरा करने नहीं दिया जाएगा। जब पुलिस ने बजरंग पुनिया, दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक को हिरासत में लिया तो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इससे पहले दिनेश फोगाट ने एक वीडियो जारी करके इल्ज़ाम लगाया था कि महिला महापंचायत में
शिरकत के लिए आने वाले तमाम लीडरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रेसलर बजरंग पुनैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सुबह 11:30 बजे नई पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। उन्होंने पुलिस इंतजामिया से अपील की कि हम पुरअमन तरीके से जाएंगे, हमें हिरासा न किया जाए। ये देखिए यहाँ पे पूरी पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी और हमारे बहुत सारे लोगों को 1000-2000 लोगों को तो डिटेन कर चुके हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, उनके घर पे पुलिस बैठा दी है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि आज ब्रजभूषण के भाई मैं 15 लाख आदमी इकट्ठे कर दूंगा, जिस पे आरोप लग रहे हैं, उसको तो ये आज़ादी दे रहे हैं। और यहाँ एक जो ये देश की बेटियां जो न्याय मांग रही है, उनके साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और आज लोकतंत्र का तो उद्घाटन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं देश में। ब्रजभूषण का बयान आया, अभी उन्होंने कहा है कि मैंने सारी मांगे तो इनकी मान ली है, बस मैं इनसे ये वो कौन होते मांगने वाले? पार्लियामेंट बच जाओ। वो कौन होते वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति। वो तो बोल रहे मैं सरकार को भी झुका दूंगा। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई इन बेटियों को न्याय दे दो। पोक्सो को बदलवाने की बात कर रहे हैं, वो कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम कानून के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमें इन बेटियों को न्याय दे दीजिए। हरियाणा की सरहद पर पुलिस ने नए पार्लियामेंट हाउस के घेराव का मंसूबा रखने वाले खाप पंचायत के कारकुनान को रोक दिया। उनमें बेशतर खवातीन शामिल थीं। वह हाथों में खाप पंचायतों के परचम थामे हुए थीं। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 33 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। गाजीपुर सरहद पर खाप पंचायत कायदीन की आमद के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी कर दी गई थी। गाजीपुर के सरहदी इलाकों में पुलिस एहलकारों की तादाद को बढ़ा दिया गया, जबकि पुलिस आने जाने वालों की चेकिंग भी कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां तैनात है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए बैरिकेड से स्मोक गन और आहनी खारदार रुकावटें भी वहां देखी गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR 31 मई को ब्राह्मण सदन का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वज़ीर आला ने सदन की तैयारियों का लिया जायजा। तश्कील तेलंगाना के बाद 350 से ज़ायद बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया। सरकारी दवाखानों को खानगी दवाखानों की तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। वज़ीर प्रशांत रेड्डी का बयान। रियासत के मुख्तलिफ अजला में अगले 3 दिनों तक हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।